नमस्कार, मैं सुरेश स्वदेशी। आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं या जो वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, ये है एनसीईआरटी सिलेबस है, क्लास 8 बुक सोशल साइंस है, सब्जेक्ट सोशल साइंस। और उसमें जो है बुक आर पास्ट पार्ट 3, जिसे हम हिस्ट्री की बुक भी कहते हैं, उसका चैप्टर 3। और इस चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। तो इससे ठीक पहले वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से ट्रेड करने भारत में आती है और ट्रेड से टेरिटरी तक वो पहुंच जाती है और इंडिया की पॉलिटिकल पावर बन जाती है। तो उसके आगे का जो सीन है वो यहाँ है कि वो धीरे धीरे करके जो रूरल एरियाज थे, जो कंट्री साइड था इंडिया का, वहाँ पर भी उनका जो वर्चस्व बना, तो वो किस तरीके से बना, वो इस चैप्टर में डील किया गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि ये कैसा होता है। तो आपका चैप्टर बिगिन करता है द कंपनी बिकम्स द दीवान 1765, बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो जैसे बैटल ऑफ बक्सर एंड होता है, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है, विक्ट्री होती है। और जो डिफीटेड जो साइड थी, उस डिफीटेड साइड में बंगाल का नवाब था मीर कासिम, उसके अलावा अवध का नवाब सुजाउद्दौला और जो मुगल एम्परर था उस समय शाह आलम, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी जो है वो डिफीट हुई। तो जो रिजल्ट आया, बेसिकली वो रिजल्ट ये था कि 12 अगस्त 1765 को जो है मुगल एम्परर ने एक आदेश निकाला और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का जमींदार या दीवान बना दिया। सबसे बड़ी चीज है दीवान से, यहाँ मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल राइट्स थे उस पूरे बंगाल प्रोविंस के, वो सारे के सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए। तो एक बहुत बड़ा चेंज हमें यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद ये जो एक्चुअल इवेंट है, हो सकता है रॉबर्ट क्लाइव के साथ इंग्लिशमैन और इंडियन विटनेसेस के सामने हुई घटना, बट इन द पेंटिंग अबाउट, ये एक तस्वीर में दिखाया गया है कि शानदार अवसर के रूप में उसको दिखाया गया है। आगे हम बात करते हैं ग्रैंड सिटिंग में दिखाया गया है। उसके बाद हम जैसे बात कर रहे हैं तो बात हमें दिखाई देती है कि द पेंटर जो है उनको क्लाइव का कमीशन था और उसने ये वाली पिक्चर बनाई। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। अब जो दीवानी राइट्स इनके पास आ गए, या इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कहें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवान बना दी गई। तो इसका मतलब ये था कि पूरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल का जो था वो अब कंपनी के पास था। अब इनको सारा लैंड है, उसके रेवेन्यू को रिसोर्सेज है, उनको ऑर्गेनाइज करने के जो सारे राइट्स है कंपनी के पास है। और इसको इस तरीके से किया गया। अब चूंकि हम सब समझते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेजर मोटो था या मेन मोटो था इंडिया में, वो था मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। अब प्रॉफिट अर्न करने का सबसे पहला टारगेट तो इनका ट्रेड था, ट्रेड के थ्रू तो ये कमा ही रहे थे। अब चूंकि बंगाल के दीवानी राइट्स इनके पास आ चुके हैं, तो अब जो रेवेन्यू कलेक्शन के सारे राइट्स हैं वो इनके पास हैं। तो अब कुल मिलाकर ये था कि सारे रेवेन्यू रिसोर्सेज को, सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना इनका मुख्य उद्देश्य हो गया। एक ट्रेडिंग कंपनी जो है उसको ये भी सोचना था कि वो जो प्रोडक्ट्स उसको चाहिए वो यहाँ पर उनका प्रोडक्शन करवाए, उनकी परचेज करे, उनको वहाँ ले जा करके यूरोप में सेल करे। तो एक ट्रेडिंग कंपनी का पर्पज यहाँ पर भी था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ओवर द ईयर्स कुछ साल आगे बढ़ते हैं। बढ़ने का था कि चूंकि इनके पास एक बहुत हजारों किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम देयर नेटिव लैंड, अपने मातृभूमि से हजारों किलोमीटर दूर ये किसी एक राज्य पे शासन करना स्टार्ट करते हैं। तो अब इनको सावधानियां भी रखनी थी, तो बहुत सावधानी से आगे बढ़े। और सावधानी किस बात की कि रूल तो करना ही है, रूल के साथ साथ इनको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी करना है। तो वो सारी चीजें यहाँ चल रही हैं। तो यहाँ पर ये एक अलाइन पावर चाहिए थी इनको, जो कि पास्ट के जो रूल था, कंट्री साइड था, उसको पेसिफाई कर सके, उनकी ऑथोरिटीज की प्रेस्टीज को मेंटेन कर सके और इनके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में इनकी हेल्प कर सके। Those who had local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. तो इनके पास प्रॉब्लम जो आ रही थी वो ये थी
कि लोकल में जो ऑफिसर्स काम कर रहे थे, ऑफिशियल्स काम कर रहे थे, या जो भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट थे, आप उनको कंट्रोल भी करना है। और कंट्रोल करने के साथ साथ ये है कि आप उनको इतना कंट्रोल करके या एलिमिनेट करके आप नहीं हटा सकते कि सडनली आप पूरा उनका आमूल चूर पूरा अपसाइड डाउन टर्न कर दें, ऐसा भी नहीं संभव था। तो इन्होंने दोनों ही बातों को मेंटेन करते हुए उन लोगों को अपना अलाइन बनाया, अपना साथी बनाया और उनको एडमिनिस्ट्रेशन का साथ लेते हुए उनको कंट्रोल भी किया। अब जो इम्पोर्टेंट बात थी, आगे जो चैप्टर जब बढ़ता है तो वो कह रहा है कि रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए जो मेन मोटो है वो रेवेन्यू कलेक्शन है, और जितना मैक्सिमम हो सकता है कंपनी उतना ही प्रॉफिट में जाएगी, और उसका मेन मोटो भी यही है। तो वो क्या होता है देखते हैं। कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज ए ट्रेडर। दीवान तो बन चुकी थी लेकिन अभी भी इसको जो है ट्रेडर के रूप में अपना जो मूल काम था वो ही ज्यादा समझ में आ रहा था। तो अभी दीवान और एडमिनिस्ट्रेशन वाले ट्रिक टैक्टिक्स इनके पास नहीं पहुंच पा रही हैं। इनका सीधा सा ऑब्जेक्टिव था कि बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़े, इनकी इनकम बढ़े, और अभी भी इनको ये था कि रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट नहीं होना चाहिए, कलेक्शन का नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा वो मैक्सिमम ले सकें, कलेक्ट कर सकें, वही इनका पर्पज है। इसी को देखते हुए ऐसा इन्होंने एफर्ट किया कि रेवेन्यू को जितना बढ़ा सकते हैं, जितना फाइन कॉटन और सिल्क क्लोथ चीपली एज पॉसिबल। तो दो ही थी कि एक तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा दिया जाए, और दूसरा जो फाइन कॉटन है, अच्छी किस्म का जो कॉटन था यहाँ पर उसका, और सिल्क के जो क्लोथ्स हैं उनको जितना चीपर लेवल पे ये प्रोड्यूस कर सके, परचेज कर सके, वो इनके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएगा। तो वो इनका ऑब्जेक्टिव है। अगले 5 साल में 1765 से लेकर 1770 तक की बात अगर हम करें तो उसमें क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। कि जो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 में जितना गुड्स यहाँ से परचेज कर रही थी वो नेक्स्ट 5 इयर्स में डबल हो गई, अर्थात इनके पास वो परचेजिंग पावर कहाँ से इंक्रीज हो गई। Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold. ये यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वर्ड है वो आपका है, ये 1765, ये जो हम देख रहे हैं ये 1765 है, ये हमें ध्यान देखना है 1765। तो 1765 की जब हम बात कर रहे हैं तो उस समय कंपनी के पास जो उनको जो माल खरीदना है, गुड्स परचेज करनी है, तो गुड्स परचेज करने के लिए उनको इंग्लैंड से गोल्ड और सिल्वर मंगवाना पड़ता था, ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करना पड़ता था। उस गोल्ड और सिल्वर से ये यहाँ पर गुड्स परचेज करते थे। बट अब चीजें बदल चुकी हैं, बंगाल के दीवानी राइट्स इनके पास आ चुके हैं। तो ये जो बंगाल से जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उस रेवेन्यू को इन्होंने अपने ट्रेड के लिए गुड्स खरीदने में यूज करना स्टार्ट कर दिया, जो बात हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी की। तो ये भी बात क्लियर हो गई धीरे धीरे करके कि बंगाल की इकोनॉमी जो है वो डीप क्राइसिस की तरफ आगे बढ़ने लगी, अर्थात संकट की स्थिति आने लगी। क्योंकि रेवेन्यू का जो मुद्दा होता है वो ये होता है कि रेवेन्यू जहां से कलेक्ट किया जा रहा है वो उस टेरिटरी, उस एरिया, उस रीजन के डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए, वहां के लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च होना चाहिए था। बट इनका मोटो तो ट्रेड बढ़ाना था, तो इन्होंने उस पैसे को इस पे स्पेंड करने की बजाय अपने ट्रेड में लगा दिया। तो वहां पर एक बड़ा ही क्राइसिस क्रिएट हुआ। आर्टिजन्स जो हैं, कारीगर जो हैं, आर्टिजन्स were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. अब सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि जो पीजेंट्स थे या जो आर्टिजन्स थे जो सामान बना रहे थे, उन लोगों को अब कंपनी ने बाउंड कर दिया कि कंपनी के द्वारा डिसाइड की गई रेट, जो कि अक्सर कम हुआ करती थी, उसी रेट पे वो कंपनी को ही माल बेचेंगे। अर्थात वो अब दूसरे को माल अपना नहीं दे सकते, गुड्स नहीं सेल कर सकते। तो कंपनी के द्वारा थी और नेचुरल कंपनी ने उनकी रेट्स कम रखी, तो ये भी मामला प्रॉब्लम हुआ। तो उन्होंने अपना जो टास्क था, क्राफ्ट का काम था, वो छोड़ करके, गांव छोड़ करके वो जाने लगे। दूसरा, पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। दूसरी बात है कि जो पीजेंट्स थे, किसान थे, फार्मर्स थे,
वो लोग भी अब जो कंपनी द्वारा जो रेवेन्यू डिमांड किया गया वो रेवेन्यू पे कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, और मुश्किल हो रहा था तो नेचुरली उनके लिए फार्मिंग जो थी, खेती जो थी, एग्रीकल्चर जो थी, वो मुश्किल बन गई थी। रिजल्ट क्या रहा? आर्टिजन प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स। तो अब देखिए दोनों ही काम बिगड़ गए। अब ये रूरल सेटअप है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पे भारत के गांवों पे किस तरीके से चोटें पहुंचाई, तो वो यहाँ दिखाई दे रही है। और वो दिखाई क्या दे रही है कि जो आर्टिजनल जो प्रोडक्शन था, जो क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन था, वो घट गया, कम हो गया, डिक्लाइन हो गया। एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन है, वहां पर भी कोलैप्स यानी उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है। 1770 में एक बहुत ही भयानक फैमिन आया, अकाल पड़ा, और उस फैमिन की वजह से लगभग 10 मिलियन पीपल जो है बंगाल में मारे गए। तो 10 मिलियन का मतलब मोटा मोटा 1 करोड़ लोग लगभग उसमें मारे गए हैं, और अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट। और रिजल्ट क्या था कि बंगाल की जो पॉपुलेशन थी उसका 1/3 पोर्शन जो है वो खत्म हो गया। तो संकट और ज्यादा बढ़ गया, प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज हो गई। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब सबसे बड़ी चीज बात ये आ रही थी कि ब्रिटिशर्स को एग्रीकल्चर इंप्रूव करनी थी। अब उनका एग्रीकल्चर इंप्रूव करके इंडिया का बेनिफिट करना तो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? रेवेन्यू मैक्सिमम करना। अब रेवेन्यू मैक्सिमम करने के उनको जो अब तक लास्ट 5 इयर्स में उन्होंने जो टैक्टिक्स अपनाए, तरीके अपनाए, वो गलत सिद्ध हो रहे थे। गलत सिद्ध है कि उन्होंने जिस तरीके से प्रेशर बनाया तो उससे एग्रीकल्चर भी डिक्लाइन कर गया, आर्टिजन क्राफ्ट इंडस्ट्री भी डिक्लाइन कर गई। तो ये जब डिक्लाइन कर गई तो उनका रेवेन्यू तो वैसे रिड्यूस होने लगा। तो अब उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाना चाहिए और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, तभी हमें रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. उनको लग गया कि रॉ मटेरियल हम जो परचेज करना चाह रहे हैं, हम जो सामान यहाँ से खरीदना चाह रहे हैं वो हमें मिल नहीं पा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लैंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, एनकरेज करें, बढ़ाएं। 2 दशक बाद एक बड़ा क्वेश्चन उठ करके आता है, जो 1793 की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1790s के आसपास 2 डिकेड्स हो चुके हैं, 20 साल का टाइम गुजर गया है, कि कंपनी को फाइनली ये लगा कि हमें कोई ना कोई एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जिससे कि हम हमारा रेवेन्यू मैक्सिमाइज भी कर सकें और साथ में जो है एग्रीकल्चर और क्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे नुकसान भी ना हो। अर्थात वो जैसे वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से होता रहे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इसी को लेकर के 1793 में आप एक टर्म देख रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट। जो क्या आ गया, तो ये परमानेंट सेटलमेंट आप देख पा रहे हैं। तो देखिए ये परमानेंट जो सेटलमेंट आपने देखा, तो ये परमानेंट सेटलमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाई गई एक टेक्निक थी, जिस टेक्निक के तहत उन्होंने क्या किया कि जो रेवेन्यू का कलेक्शन था, तो जमींदार यहाँ पर जो अब तक जो व्यवस्था चली आ रही थी कि जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और वो कलेक्ट करके राजा तक पहुंचाता था। तो इसी व्यवस्था के तहत उन्होंने क्या करा कि जमींदार के साथ एक सेटलमेंट किया, एक एग्रीमेंट किया तालुकदार और जमींदार के साथ। ये किसके हो रहा है? राजा के साथ, तालुकदार के साथ, कि उनको जमींदार के रूप में मान लिया गया। पहली चीज तो क्या की इन्होंने कि जो राजा या तालुकदार हुआ करता था उसको इन्होंने क्या मान लिया? जमींदार के रूप में रिकॉग्नाइज किया। और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसी के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि भैया नेक्स्ट 10 इयर्स तक, अगले 10 साल तक आप हमें इसी रेट से जो है वो पे करते रहेंगे, रेवेन्यू पे करते रहेंगे। तो यही मामला आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जो काम की बात थी कि ये जो राजा थे, परमानेंट सेटलमेंट कब आया? 1793 में आया। क्यों, किसके साथ इन्होंने सेटलमेंट किया? तो इन्होंने सेटलमेंट किया, जो राजा और तालुकदार थे उन्हीं को जमींदार मानते हुए इनके साथ इन्होंने डील की। अब डील क्या हुई कि इन्होंने ये जो राजा हैं, तालुकदार हैं, जिनको जमींदार माना गया है, उनको इन्होंने कहा कि आप जो हैं पीजेंट से, किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और उस रेवेन्यू को जो है कंपनी को डिपॉजिट कराएंगे। अब अगला क्वेश्चन ये था कि ठीक है ये तो जमा करा देंगे, पर कितना कराया जाए? तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा
कि द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स परमानेंटली, इसको फिक्स कर दिया गया कि हर साल चेंज नहीं करेंगे हम, ये फिक्स कर दिया, और इन फ्यूचर में कभी बढ़ाने नहीं है। तो ये भी देखा गया कि ये रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इंप्रूविंग द लैंड। अब ये जो इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट किया, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तो इससे क्या होने वाला है कि जो लैंड का रेवेन्यू है वो रेगुलर इनकम का पार्ट हो जाएगा, कंपनी की इनकम वो रेगुलर बेसिस पे आती रहेगी। और दूसरा क्या है कि जब रेवेन्यू फिक्स हो जाएगा देने वाला, तो जमींदार भी जो है लैंड इंप्रूवमेंट्स के लिए, जमीन को सुधार के लिए, एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए, बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे, और वो लगातार एक रेगुलर इनकम के रूप में इन्हें मिलती रहेगी। तो ये जो रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। अब जमींदार को भी नेचुरली जब कंपनी उससे उसी क्वांटिटी में, उसी नंबर में लेती रहेगी, तो उसको एक्स्ट्रा इनकम का लालच आएगा, और जमींदार जमीन सुधार के लिए काम करेगा, एग्रीकल्चर के लिए काम करेगा। लेकिन फिर हमको यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम नजर आने लगी। ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये मामला भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। वो क्या है? तो द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। इससे प्रॉब्लम आई, क्या आई? कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द लैंड। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। अब जो प्रॉब्लम क्या आई, कंपनी को, ऑफिशियल्स को ये लगा था कि जब हम परमानेंट सेटलमेंट कर देंगे तो जमींदार एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करेंगे। हुआ क्या कि इन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट किया, जो रेवेन्यू फिक्स किया, वो रेवेन्यू इतना हाई फिक्स कर दिया कि जमींदार के लिए वो पे करना ही भारी काम हो गया, वो ही कलेक्शन नहीं हो पाता था, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो लैंड इंप्रूवमेंट वहां पर भी नहीं हो पाया। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई कि कंपनी के रूल्स ये थे कि जो रेवेन्यू पे करने में फेल हो जाएगा, जो रेवेन्यू डिपॉजिट टाइम पे नहीं करा पाएगा, उसकी जो रेवेन्यू है या उसकी जो जमींदारी है वो उससे छीन ली जाएगी। और हुआ यही कि बहुत सारे जमींदारों की जो जमींदारी थी वो ऑक्शन कर दी गई और दूसरे लोगों को दे दी गई। तो ये भी एक प्रॉब्लम बड़ी निकल के सामने आई। By the first decade of the 19th century, फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th century की बात करूं तो 1810 तक का टाइम जो है, 1800 to 1810 तक का टाइम, उस टाइम की बात करते हैं तो सिचुएशन कुछ चेंज हो गई। द प्राइसेज इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ प्राइसेस इंक्रीज होती है और कल्टीवेशन भी थोड़ा फैलता है, एक्सपेंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जमींदार की इनकम भी बढ़ी, तो जमींदार की इनकम बढ़ी बट कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखिए 30 साल तक लगभग ये चल रहे हैं, 30-40 साल तक, वहां तक इनको जब लगा तो इनको कुछ दिक्कत नहीं थी, इन्होंने फिक्स इनकम तय कर ली फॉर परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन 810 तक आते आते इनको लगा कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, और उसका बेनिफिट कंपनी को मिलने की बजाय जमींदार के पास जा रहा है। तो अब कंपनी ने वापस से चीजें सोचना स्टार्ट किया। Even then the जमींदार did not have an interest in improving the land। और एक प्रॉब्लम और आई, वो प्रॉफिट तो जमींदार के पास जाने लगा, और जैसा इन्होंने सोचा था, प्लान किया था कि वो जब जमींदार को पैसा मिलेगा तो वो और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एफर्ट करेगा, लैंड इंप्रूवमेंट करेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जमींदार ने वो एक्स्ट्रा इनकम को अपने पास ही रखा और जमीन के सुधार में नहीं लगाया। तो एक ही सेकंड प्रॉब्लम आई। Some had lost their lands in the earlier years of the settlement. Others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment। अब कई सारे लोगों ने तो जमीन पहले ही खो दी थी, और कई लोगों को ये लगा कि हम जो है इन्वेस्टमेंट करके रिस्क क्यों लें, जो इनकम आ रही है उसको रख लो। तो ये एक प्रॉब्लम आई। As long as the zamindars could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land। क्योंकि उन्होंने क्या हुआ कि जमीन टेनेंट से, जो टेनेंट का मतलब है जो खेती करता है, जो उस पर वास्तव में काश्तकारी करता है, फार्मिंग करता है, कल्टीवेशन करता है, तो उस व्यक्ति से इन्होंने खेती की, उससे रेवेन्यू लिया। अब इनको सुधार में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ऑन द अदर हैंड, उसके साथ साथ गांव में एक प्रॉब्लम और भी देखने में आई। वो क्या थी? द कल्टीवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। जो कल्टीवेटर था, जो जमीन को रियल में कल्टीवेट कर रहा था ग्राउंड लेवल पे, उसको लगा कि उसके लिए खेती करना बहुत ही ऑपरेसिव था। उसका कहने का मतलब एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, और उसके लिए तो सर्वाइव करना ही मुश्किल था। द रेंट
be paid to the zamindars was high and his right on the land was insecure. उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जो लैंड पे जिस पे वो कल्टीवेशन कर रहा है वहाँ से जो उसको रेवेन्यू पे करना वो रेट बहुत हाई है, और एट द सेम टाइम वो ज़मीन का जो हक है उसका ऑनरशिप है वो भी फिक्स नहीं है, ज़मींदार कभी भी उसको उस ज़मीन से बाहर कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने भी जो है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, दिखाएंगे कहाँ, पैसा ही नहीं है। दूसरी जो इनकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई कि वो जो रेंट देने के लिए जो अक्सर लोन ले लेते थे, जो मनी लेंडर होते थे गाँव में, उनसे पैसा उधार लेते थे और पैसा उधार लेते हुए उनसे वापस रिपे नहीं कर पाते थे, और रिपे नहीं हुआ तो वो जमीन उनकी जो है वो मनी लेंडर एनविक्ट कर लेता था या एविक्ट कर लेता था। तो उनके लिए एक प्रॉब्लम ये भी आई। यहाँ पर एक और व्यवस्था दिखती है, तो मैं आपको समरी में बता दूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 के बाद या 1770 के बाद इंडिया में अलग अलग जो है रेवेन्यू कलेक्शन के मेथड लिए। उनमें 3 मेजर सिस्टम्स रहे। पहला था परमानेंट सेटलमेंट, जो हम बात कर चुके हैं, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंड जो व्यवस्था है वो महालबारी व्यवस्था है, और थर्ड जो व्यवस्था है वो रैयतबाड़ी व्यवस्था है। तो अब हम सेकेंड वाले की बात करते हैं, जो महालबाड़ी है वो क्या है। तो यहाँ पर आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है। ये डेफिनेशन कहती है कि महाल किसको कहते थे, ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में महाल जो था वो विलेज या विलेज ग्रुप ऑफ विलेजेस है। वो क्या चीज है, विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आप देख के पा रहे हैं, ये विलेज या विलेज ग्रुप ऑफ विलेजेस जो है वो यहाँ आप देख पा रहे हैं। ये विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस है, इसको हम क्या कह रहे हैं, महल कह रहे हैं। और यहाँ पर जो थोड़ा सा सिस्टम को चेंज किया गया कि जो परमानेंट सेटल करने की बजाय टेम्पररी या ईयरली सेटलमेंट्स की पैटर्न आई। लेकिन ये सेटलमेंट किसके साथ, आपने देखा परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया गया, जमींदार के साथ। लेकिन महालबाड़ी जो व्यवस्था थी, महालबाड़ी जो सिस्टम था, इस सिस्टम में इस व्यवस्था को चेंज किया गया। अब वो क्या चेंज हुआ वो हम देख रहे हैं। By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. उनको समझ में आ गया था कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसको चेंज करना चाहिए। तो उन्होंने चेंज किया, सोचा। तो उनके क्वेश्चन ये थे कि कैसे चेंज किया जाए, कैसे ज़्यादा कंपनी को पैसा मिले, ऐसे क्या व्यवस्थाएं की जाए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस है उनको भी कम रखा जाए। तो इन सब पे बात करते हुए जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस बंगाल के थे उन पे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, हम कल भी इसके पहले वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं कि ब्रिटिशर्स ने जहाँ पर प्रेसिडेंसी सिस्टम लागू किया तो 3 प्रेसिडेंसीज वर देयर, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो यहाँ ये किसकी बात कर रहे हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी जो है उसमें जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंसेस है, वहां पर क्या हो रहा है, ये जो एरिया कौन सा है, खास करके उत्तर प्रदेश का बहुत सारा बड़ा पोर्शन, इसका मेजर पोर्शन उत्तर प्रदेश में था। तो यहाँ पर एक इंग्लिश मैन है जिनका नाम है होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी। तो इन्होंने एक नया सिस्टम जो डिवाइस किया 1822 में। ये सिस्टम कब डिवाइस हो रहा है, 1822। और यहाँ पर क्या था कि उसने देखा, होल्ट मैकेंजी ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया का जो विलेज सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, इस सिस्टम में गांव जो है, विलेज जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक यूनिट के रूप में काम कर रही है, बहुत ही इंस्टीट्यूशन, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करती है। तो ये इसको देखते हुए उसने सोचा कि क्यों न हम इन गांवों के मुखिया बना करके और ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम है इसको विलेज टू विलेज चलाया जाए। तो यहाँ विलेज को बात करते हुए उन्होंने क्या करा कि जो रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, तो उन्होंने बहुत सारे चीजें देखी, गाँव का स्टडी किया, और मैकेंजी ने पाया कि हमें ज्यादा उलझने की बजाय गाँव पे काम करना चाहिए। और उन्होंने ये भी देखा कि विद इन ए विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज, महाल जिसको हम कह रहे हैं, ईच विलेज महाल
वो रेवेन्यू कलेक्ट करके वो विलेज का रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए। विलेज को हेड बना दो, वहां का एक हेड बना दिया जाए और वो ही कलेक्ट करेगा। तो ये जो डिमांड थी वो उसको, और ये जो रेवेन्यू का कलेक्शन का कितना रखा जाए वो भी पीरियडिकली यानी टाइम टाइम पे चेक करना जाए, उसको चेंज किया जाएगा। ये परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया जैसा कि परमानेंट सेटलमेंट में हुआ। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखी, ये व्यवस्था किसने लागू की, कहाँ की, तो ये लागू हुई बंगाल प्रेसिडेंसी के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, जिसमें खास करके उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा था। सेकेंड, ये 1822 में देखा गया। किसने लागू किया, ये इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था होल्ट मैकेंजी। यहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन है वो किसके साथ किया जाना है, वो गांव से किया जाना है, विलेज किया जाना है, विलेज टू विलेज, और विलेज को ही महाल कहा गया। तो महाल जो है महालबारी, इसी के नाम से इसका सिस्टम कहलाता है। थर्ड थिंग, एक और जो बात इंपॉर्टेंट वो देखी कि यहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्शन होना है उसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जाएगा, टाइम टाइम पे रिवाइज किया जाएगा, वो परमानेंट फिक्स नहीं है। और ये रेवेन्यू कलेक्शन का जो चार्ज है वो भी गांव के मुखिया को लगेगा। ये किसको दिया गया, जिम्मेदारी किसको दिया गया, गांव के मुखिया, रादर देन जमींदार। तो आप परमानेंट सेटलमेंट में तो जमींदार को ये काम दे रहे थे, और यहाँ पर आपने क्या किया, विलेज हेडमैन, गांव का जो मुखिया है, वो सरपंच है, मुखिया जो भी कहलाता है, उसको आपने ये काम दे दिया। तो ये बड़ी चेंज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये जो सिस्टम था इसको महालबारी सिस्टम कहा गया। इसको कौन सा सिस्टम कहा गया, महालबारी सिस्टम कहा गया, महालबारी सेटलमेंट। अब एक थर्ड जो सिस्टम चला, उसकी जो हम बात कर रहे थे वो था मुनरो सिस्टम। इसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। तो जो सेकंड देखा वो महालबारी सिस्टम था। अब थर्ड की जो बात हम कर रहे हैं वो है मुनरो सिस्टम, मुनरो के द्वारा लागू किया गया। तो मुनरो ने क्या किया वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ, तो देखिए अब हम अब बात कर रहे हैं साउथ की। बंगाल में हमने देखा परमानेंट सेटलमेंट। नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंसेस थे बंगाल प्रेसिडेंसी के, वहां हमने कौन सा सिस्टम देखा, महालबारी। अब हम बात कर रहे हैं साउथ इंडिया की, अर्थात मद्रास प्रेसिडेंसी की तरफ हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर जो है परमानेंट सेटलमेंट का इश्यू चलता रहा, मूव अवे फ्रॉम द साउथ। देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया परमानेंट, तो वहां से भी चेंज किया गया परमानेंट सेटलमेंट से अलग। तो वहां पर जो सिस्टम लागू किया गया उसको रैयतवार या रैयतवारी सिस्टम कहते हैं। तो रैयत क्या होता है, रैयत इज द फार्मर, रैयत इज फार्मर। तो यहाँ पर किसान के साथ जो फाइनल जो लोवेस्ट स्टेज पे जो व्यक्ति है वो था रैयत, रैयत यानी किसान। तो यहाँ उस किसान के साथ ये एग्रीमेंट किया जा रहा है। इट वॉज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। तो इसको किसने चालू किया, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने चालू किया। तो ये व्यवस्था यहाँ पर लागू हुई। तो देखिए चेंज क्या आ रहा है, महालबारी में हमने विलेज को लिया, विलेज हेडमैन को चूज किया। परमानेंट सेटलमेंट में हमने जमींदार को लिया, और यहाँ हम किसको ले रहे हैं, रैयत को ले रहे हैं, गांव को ले रहे हैं। तो अलेक्जेंडर रीड ने इसको लिमिटेड एडिशन में चालू किया। तो टीपू सुल्तान के जो साथ लड़ाई लड़ी गई, बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुए, उसके बाद में ये सिस्टम लागू किया गया। तो बाद में थॉमस मुनरो जो थे उसने इस सिस्टम को धीरे धीरे करके लार्जर एरियाज में एक्सटेंड किया, इसीलिए इसको मुनरो सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार। तो एक तो चीज उनको ये भी महसूस हो गई थी कि साउथ इंडिया में जमींदार जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। तो अब परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया जाए, वो भी ज्यादा व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स। तो यहाँ जो इन्होंने सेटलमेंट का माइंड अप्लाई किया, वो सेटलमेंट ये किसके साथ करने जा रहे हैं, सीधा रैयत के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर। जो रैयत है, कल्टीवेटर है, उसके साथ हमको ये व्यवस्था करनी थी। इनको रैयत के साथ करना था, जो खेती को जोत रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ियों से वो खेती करता आ रहा है, उसी के साथ करना है। That fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made.
अब रेवेन्यू कितना लिया जाए अगला क्वेश्चन था। तो इनके जो फील्ड्स थे उनके सर्वे किया गया बहुत सावधानी के साथ कि वो जितना वहाँ से प्रोड्यूस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सेट करें। तो मुंद्रो ने ये भी सोचा कि ये जो पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रईयत्स अंडर देयर चार्ज, कि ब्रिटिश को जो है ब्रिटिशर्स उसने अपना रोल भी ये तय करने की कोशिश की कि हमको उनका पैटर्नल फादर फिगर बनना है ताकि वो इनके राइट्स की रक्षा कर सके। तो देखिए ये तो एक हिडन एजेंडा था, बाकी फाइनली उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो तो मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन था, रेवेन्यू कलेक्शन था। अब अगली जो बात हम कर रहे हैं ऑल वाज नॉट वेल, कि सारी चीजें ठीक नहीं थी। तो भाई क्या नहीं था ठीक, क्यों गड़बड़ हो रही थी, वो देखने का है। ये सारी 3 व्यवस्थाएं आपने देख ली, परमानेंट सेटलमेंट देख लिया, उसके बाद आपने महालवारी सेटलमेंट देख लिया, उसके बाद आपने रैयतवारी सेटलमेंट देखा। तो इनके कुछ सालों के बाद ये नए सिस्टम इम्पोज कर दिए गए। इट वाज क्लियर दैट ऑल वाज नॉट वेल विद दैट, कि कुछ ही सालों में समझ में आ गया कि इन तीनों सिस्टम के साथ भी माजरा ठीक नहीं है। ड्राइवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई रेवेन्यू डिमांड। प्रॉब्लम कहाँ थी कि इनको अपना रेवेन्यू बहुत इंक्रीज करने की जो लालच था, ग्रीड थी, उसके चलते इन्होंने रेवेन्यू के रेट्स बहुत हाई लेवल पे सेट की। रिजल्ट क्या रहा, पीजेंट्स जो थे वो दे ही नहीं पा रहे थे कंट्री साइड में, और उन्होंने वो गांव छोड़ करके वो दूसरी जगह चले गए कि वो खेती छोड़ छाड़ के भाग गए। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। Optimistic official had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen. जो पॉलिसी मेकर्स थे ये सोचने वाले थे कि हम जो सिस्टम ला रहे हैं उस सिस्टम से किसान जो है बहुत धनी हो जाएगा, एंटरप्राइजिंग हो जाएगा, वो एग्रीकल्चर में और बहुत सारे चेंजेस करेगा, रिफॉर्म्स करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब एक और जो आगे आपका चैप्टर इंक्रीज करता है वो बात करता है क्रॉप्स फॉर यूरोप। यहाँ ये तो सारी चीजें चली रही हैं पैरेलल, लेकिन यहाँ एक और इश्यू है कि कंपनी ने जो फार्मिंग करवानी चाहिए वो किसके लिए, इंडियन फार्मर्स के लिए, कंपनी के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, या कंपनी के जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो यूरोप से कहीं अटैच्ड हैं, ये फैक्टर भी हमें देखना है। तो क्रॉप्स फॉर यूरोप, British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. बड़ी मजेदार बात थी कि इनको ट्रेड करना है और ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। वो कैसे होगा, जो गुड्स यूरोप में रिक्वायर्ड हैं वो गुड्स इनको यहाँ कल्टीवेट करवानी थी, वही क्रॉप्स इनको यहाँ कल्टीवेट करवानी थी, तो उसी में तो प्रॉफिट कमाएंगे। तो इन्होंने पॉलिसी अपनी वही रखी। By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium. अब देखिए बड़ी बात कि कंपनी कहाँ दिमाग लगा रही है, कंपनी अपना पूरा माइंड किस चीज में लगाने लगी कि इसने जो खेती करवाई वो ओपियम, किसकी करवाई है, ओपियम की करवाई है। ओपियम क्या है जी, ये अफीम है। ओपियम क्या है, अफीम। तो इन्होंने जो फार्मिंग करवाई वो फार्मिंग किसकी करवा रहे हैं जी, ओपियम की, और दूसरी किसकी, इंडिगो। ये दोनों चीजों क्यों करवा रहे हैं, ये बड़ी बात है, मजेदार है। तो ये ओपियम और इंडिगो आप यहां देख पा रहे हैं। तो ओपियम और इंडिगो यूरोप के लिए क्यों रिक्वायर्ड है, बड़ी मजेदार बात है। यूरोप में, इंग्लैंड में खास करके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है, वहाँ प्रिंटिंग का काम बहुत बढ़ गया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत सेटअप हो रही हैं। कलर चाहिए इनको, कलर्स बनाने थे, कलर्स नेचुरल कलर्स की जब वहाँ शॉर्टेज हो गई तो अब इनको नेचुरल कलर्स कहाँ प्रोड्यूस कराए, तो जो इन्होंने कॉलोनीज बसाई थी उन कॉलोनीज में इनकी फार्मिंग कराना स्टार्ट किया। तो अफीम की खेती, ओपियम की खेती ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि चाइना के साथ ट्रेड में इनको बहुत प्रॉफिट हो रहा था। सेकेंड, इंडिगो, तो इनकी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इंग्लैंड की, उसको नेचुरल कलर्स प्रोवाइड करवाने के लिए इंडिगो के कल्टीवेशन को इन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट किया। इन द सेंचुरी एंड ए हाफ दैट फॉलोड, इसके बाद वाले लगभग 150 सालों में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने परसुएड करना, तो परसुएड वर्ड तो ज्यादा सुटेबल नहीं है, कुछ लोगों को राजी किया होगा, बट इन्होंने फोर्सफुली फार्मर्स से क्या करवाने स्टार्ट किया कि ओपियम और इंडिगो की फार्मिंग करें। तो कल्टीवेटर से अलग अलग पार्ट्स में जो है अलग अलग तरीके की क्रॉप्स कराई। तो जैसे इन्होंने बंगाल को जूट फेमस था, आसाम में टी,
यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसको उत्तर प्रदेश हम कहते हैं, वहां से शुगर, पंजाब से वीट, महाराष्ट्र में कॉटन, पंजाब में राइस, कॉटन जो है पंजाब और महाराष्ट्र, और राइस मद्रास से। तो इन्होंने लोगों को अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में अपनी नीड्स के हिसाब से, यूरोप की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्रॉपिंग या कल्टीवेशन करवाया। अभी किस तरीके से किया होगा, बड़ी मजेदार बात है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी नीड्स जो थी उनको फुलफिल करने के लिए सारे काम किए होंगे, तो ये चीज हमें समझने की है। अब जो सवाल उठता है वो ये है कि डच कलर है वे हिस्ट्री, इंडिगो कलर। इंडिगो कलर में कुछ है इसका खास बात है, या हिस्ट्री में हमें क्यों पढ़ना है इंडिगो को, तो उसका कुछ है क्या? तो जी हाँ, वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो बुक है उसमें फिगर दिए हुए हैं। तो फिगर 5 जो है वो एक कलमकारी प्रिंट दिखाता है जो कि आंध्र प्रदेश के वीवर्स द्वारा की जाती थी। और फिगर एक 6 नंबर दिया हुआ है जो फ्लोरल कॉटल प्रिंट को दिखाता है, जो कि खास करके विलियम मॉरिस ने प्रोड्यूस किया था, डिजाइन किया था, और ये 19th सेंचुरी ब्रिटेन में बहुत होता था। तो ये दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज थी, और इस सिमिलरिटीज के तहत इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इंडिगो को प्रमोट किया। So there is one thing common in the two prints, both use a rich blue color commonly called indigo. तो ये जो आपने दोनों प्रिंट की बात करी फिगर 5 और 6 में, ये दोनों कलर क्या कर रहे हैं, इनमें ब्लू कलर जो था जिसको कॉमनली हम इंडिगो कलर कहते हैं, वो बहुत रिचली यूज हुआ है। तो ये कलर कैसे प्रोड्यूस होता था, ये हिस्ट्री बड़ी है। तो ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं उन प्रिंट्स में, वो प्लांट एक इंडिगो का प्लांट होता है, उससे वो बनता है। और ब्लैक डाई जो यूज करके मॉरिस प्रिंट्स में भी यूज होता था 19th सेंचुरी में। तो ब्रिटेन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था इंडिगो प्लांट जो है। अब चूंकि वहां पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़े लेवल पे है, तो वो उस इंडिगो कलर की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए इंडिया में उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया, बाध्य किया कि वो इस कलर की खेती करें, इस पौधे की खेती करें। अब इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों थी, ये भी क्वेश्चन माइंड में हमारे आ सकता है कि ऐसा क्यों है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि भाई ठीक है, वो इंडिगो अपने वहां भी तो प्लांट कर सकते थे, वहां भी तो फार्मिंग कर सकते थे, फिर उनको इंडिया से इतना दूर से क्यों? तो इसके पीछे कुछ लॉजिक्स थे। इंडिगो प्लांट जो है प्राइमरीली ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं, जो ट्रॉपिकल जो जो इक्वेटर के आसपास वाले रीजन, जो ट्रॉपिक्स के बीच की जो एरियाज हैं, लैंड्स हैं, वहां पर ज्यादा होता है। और इंडियन इंडिगो जो था क्लॉथ मैन्युफैक्चर जो है वो 13th सेंचुरी तक आते आते इटली के जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो इसको यूज कर रहे थे। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में वो कपड़ा डाई करने में यूज होने लगा था। हावेवर ओनली, लेकिन तब तक की प्रॉब्लम ये थी कि बहुत कम इंडियन इंडिगो जो था यूरोपियन मार्केट तक जाता था, और इसकी प्राइस भी बहुत हाई होती थी। यूरोपियन जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे उनको ये लगा कि एक और जो प्लांट था इसका सब्स्टिट्यूट, चूंकि महंगा बहुत है तो कॉस्ट आती थी, तो इसका सब्स्टिट्यूट के रूप में उन्होंने कौन सा प्लांट लिया हुआ है, वोड प्लांट। वो वोड प्लांट को इसके प्लेस पे यूज करते थे। तो ये वोड प्लांट जो है वो यूज कर रहे हैं पर वायलेट कलर बनाने के लिए और ब्लू डाइज के साथ साथ। Being a plant of the temperate zones, wood was more easily available in Europe. तो चूंकि ये जो वोड प्लांट है ये टेम्परेट जोन्स में पाया जाता है और यूरोप में बहुत इजीली अवेलेबल था। इट वाज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। तो ये जो वोड प्लांट है ये कहाँ ग्रो करता था, तो ये नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस और पार्ट्स ऑफ जर्मनी और ब्रिटेन में प्रोड्यूस किया जाता था। वहां इसकी कल्टीवेशन अच्छी होती थी। Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized their governments to ban the import of indigo. अब जो वोड प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने क्या करा कि यूरोप की गवर्नमेंट पे, चूंकि उनको इंडिगो से कंपटीशन मिल रहा था, तो उन्होंने इंडिगो के इंपोर्ट को बैन कराने की डिमांड की। जो कपड़े के डायर्स थे, क्लॉथ डायर्स थे, उन्होंने जो है इंडिया जो उनको जो है इंडिगो ज्यादा बेहतर कलर लगता था वोड के कलर की बजाय, तो उसको प्रेफर करते थे। इंडिगो प्रोड्यूस ए रिच ब्लू कलर वेयर एज द डाई फ्रॉम वोड वाज पेल एंड डल। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन तो यही आता है कि इंडिगो क्यों प्रेफर हुई, तो उसके पीछे लॉजिक है कि इंडिगो से जो है अच्छा बढ़िया दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला ब्लू कलर मिलता था,
जबकि वोड की जो डाई थी उससे पेल और डल सा कलर मिलता था। तो 17th सेंचुरी में यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट्स को वापस परसुएट करना स्टार्ट किया कि इंडिगो पे जो बैन लगा हुआ है उसको बैन को हटाया जाए और इंडिया से इंडिगो इंपोर्ट की जाए। तो ये बात आगे बढ़ी। फ्रेंच लोगों ने भी जो है इंडिगो सेंट डोमिनिक जो था कैरेबियन आइलैंड्स में, उन्होंने भी आप देखिए क्योंकि यूरोप में ये प्रॉफिट का सौदा हो रहा है, तो यूरोप में देखिए इन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह, तो फ्रांस ने कहां पर किया, तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने जो है फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने सेंट डोमिंगो जो जगह है कैरिबियन आइलैंड्स में, वहां पर इसकी कल्टीवेशन कराया। पोर्तुगीज जो लोग थे उन्होंने ब्राजील में करवाया, इंग्लिश लोग थे उन्होंने जमैका, और स्पेनिश जो लोग थे उन्होंने वेनेजुएला में इसकी खेती कराना स्टार्ट किया, और बहुत सारे नॉर्थ अमेरिका के पार्ट्स में भी खेती करवाना स्टार्ट किया। चूंकि प्रॉफिट का था और डिमांड थी तो इस चीज पे इन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया। तो ब्लू कलर को अब आप देख ही पा रहे हैं कि बहुत अच्छी हिस्ट्री है, इसकी डिमांड थी और इसीलिए इंडिया में भी इंडिगो कल्टीवेशन को प्रमोट किया गया। By the end of the 18th century, the demand for indigo grew further. तो 18th century के एंड तक आते आते तो जो इंडियन इंडिगो था उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई। ब्रिटेन began to इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, कॉटन प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था ड्रामेटिकली, वो बहुत सडन वे में बढ़ा, क्रिएटिंग एन इनर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज की डिमांड बहुत बढ़ी। While the demand for indigo increased, जैसे क्लॉथ डाइज की डिमांड बढ़ती, इंडिगो की डिमांड भी बढ़ती रही, साथ में इसकी जो एग्जिस्टिंग सप्लाईज थी वेस्ट इंडीज से और अमेरिका से, वो बहुत सारे कारण थे उसके कि वो कोलैप्स कर गई, और नेचुरली जब वो कोलैप्स कर रही है तो अब इंडिया से जो इंपोर्ट्स हैं उन पे प्रेशर आया, डिमांड ज्यादा बढ़ गई। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ, कि प्रोडक्शन जो था इंडिगो का वो इस पूरे पीरियड में हम देखेंगे कि आधा ही रह गया, जो पहले प्रोडक्शन हो रहा था उसका हाफ रह गया। क्लॉथ डाइज इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। तो जब ये डिमांड बहुत तेजी से कम हो गई तो अब डिमांड जो है ब्रिटेन के जो डायर्स थे उनको लगा कि इसकी सप्लाई तो होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने कई सारी चीजें हुई। तो अब ये इंडिगो कहां से मंगाई जाए, तो अब यहाँ पर जो है वो हिस्ट्री की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर ब्रिटेन ने इंडिया की तरफ देखा क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉलोनी थी, ट्रॉपिकल रीजन की कॉलोनी थी और इंडिगो ट्रॉपिकल प्लांट है, तो अब ट्रॉपिकल प्लांट है तो ब्रिटेन ने भारत की तरफ देखना स्टार्ट किया। बहुत सारी डिमांड थी यूरोप में, कंपनी ने इंडिया की तरफ देखा और इंडिगो कल्टीवेशन के अंडर में जो जमीन थी उसका कल्टीवेशन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर प्लांटेशन को हम समझ लेते हैं, डेफिनेशन में दी हुई है, ए लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय ए प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। एक बड़ा सा फार्म हाउस खेत होता है जिसपे प्लांटर जो है बहुत सारे लोगों को फोर्स्ड लेबर को यूज करते हुए खेती करवाते हैं पर्टिकुलर किसी चीज की, पर्टिकुलर किसी क्रॉप की, जैसे कि कॉफी, शुगर कैन, टोबैको, टी एंड कॉटन, तो उसको हम प्लांटेशन कहते हैं। चलिए वापस आते हैं कि एक्सपेंड हुआ, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो कल्टीवेशन की तरफ, इंडिगो कल्टीवेशन की तरफ ब्रिटेन का ध्यान भारत की तरफ आता है। लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी, लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी की बात करें तो लगभग 70, 80, 70, 90 जब बंगाल को इन्होंने अपने दीवानी राइट्स में ले लिया, तो अपने अंडर में ले लिया, तो बंगाल में जो इंडिगो कल्टीवेशन है बहुत तेजी से बढ़ने लगा। बंगाल का इंडिगो जो है पूरे वर्ल्ड मार्केट में डोमिनेट भी करने लगा, क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी तो ये डोमिनेट करने लगा। In 1788 only about 30% of the indigo imported into Britain was from India। अब ये फैक्ट बहुत बड़ा बताता है हमको कि 1788 में जो ब्रिटेन में जितनी इंडिगो डिमांड हुई या जितना इंडिगो इंपोर्ट किया गया 1788 में उसका लगभग जो है 30% इंडिया से मंगाया गया। तो बहुत बड़ा फैक्टर था कि टोटल में से 30% इंडिया से सप्लाई हुआ। बाई 1810 तक आते आते ये 90% पहुंच गया, यानी ब्रिटेन जाने जितना इंडिगो पहुंच रहा था उसका 95% इंडिया से पहुंच रहा था। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हमें काम कर रहा है। एज द इंडिगो ट्रेडर ग्रू
इंडिगो के ट्रेड बढ़ता गया। कॉमर्शियल एजेंट्स और ऑफिशियल्स कंपनी के जो थे उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कमाई का सौदा था, अच्छे इनकम का सोर्स हो गया था, तो उन्होंने इसमें ध्यान दिया। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। और आप देखिए कि इसका क्रेज इतना बढ़ चुका था कि बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स और एजेंट्स जो थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ करके और अपने जो इंडिगो प्लांटेशन थे, फार्म थे, उनको संभालना स्टार्ट कर दिया। Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters। और देखिए क्रेज किस लेवल पर है कि बहुत सारे जो स्कॉटलैंड के लोग थे या इंग्लिशमैन थे वो इंडिया आए और वो प्लांटर्स बन गए। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at that time। तो आप देखिए कि जो लोग खुद खेती नहीं कर पा रहे थे, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, उनको बैंक से और कंपनी से लोन मिलता था और वो लोन लेकर के प्लांटर्स के रूप में डेवलप हुए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 18th सेंचुरी का कुछ फैक्ट यहाँ पर डले हुए हैं। तो वो है कि फ्रेंच प्लांटर्स जो है उन्होंने इंडिगो प्लांट किया। शुगर जो है फ्रेंच कॉलोनी जो सेंट डोमिनिक थी कैरिबियन आइलैंड्स में, वहां पे प्रोड्यूस किया। अफ्रीकन स्लेव्स को उन्होंने यूज किया। अफ्रीकन स्लेव्स जो इन प्लांटेशंस पे काम करते थे और उसमें रेबेलियन हुआ 1791 में। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो अफ्रीकन जो वहाँ के जो प्लांटर्स थे कैरिबियन आइलैंड्स में फ्रेंच कॉलोनी में, उन्होंने रेबेलियन कर दिया और प्लांटेशंस को जला दिया और जो रिच प्लांटर्स थे उनको मार भी दिया। 1792 में फ्रांस ने जो है स्लेवरी को एबोलिश भी कर दिया गया था, वहां की फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के बाद में। और ये जो मामला था इंडिगो प्लांटेशन का, जो फ्रेंच सप्लाई कर रहे थे फ्रांसीसी लोग या फ्रांसीसी गवर्नमेंट या प्लांटर्स का जो आ रहा था वो भी रिड्यूस हो गया। तो ये एक बड़ा फैक्टर हमको दिखता है। अब यहाँ कुछ और भी फैक्टर दिए हुए हैं कि ये जो इंडिगो जिसके पीछे इतनी सारी बातें हो रही है, ये इंडिगो प्लांटेशन होता कैसे है, वो फैक्ट्स यहाँ पर है। तो इंडिगो प्लांटेशन के दो तरीके हमें दिखाई दे रहे हैं, एक है निज और दूसरा है रैयत। तो ये आपको देखना है, निज और रैयत देख रहे हैं। तो ये निज और रैयत क्या है वो देखने की चीज है, निज और रैयत। Within the system of niche cultivation, the planter produces indigo in lands that he directly control। तो निज जो व्यवस्था है, इस निज कल्टीवेशन के तहत जो प्रोड्यूसर है, प्लांटर जो है, वो जो जमीन उसके कंट्रोल में, डायरेक्टली उसके जो कंट्रोल में है, वो वहीं पर प्रोडक्शन कर रहा है। निज यानी उसकी जो खुद की है वहां पर कर रहा है। और ये आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर। तो यहाँ क्या व्यवस्था कर रहा है वो लैंड या तो उसकी खुद की है परचेज की हुई, या वो किसी अदर जमींदार या जो प्रोड्यूसर है उससे उसने रेंट पे लिए और वहां पर लेबर्स हायर करके लगा करके वो प्रोडक्शन करवा रहा है। तो ये वाली जो कल्टीवेशन, इस टाइप की कल्टीवेशन है, उसको कहा गया निज कल्टीवेशन। निज कल्टीवेशन। सेकंड जो है, अच्छा, निज कल्टीवेशन के कुछ इश्यूज हैं, वो क्या है? प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। उनकी दिक्कत ये थी कि वो अपना एरिया नहीं एक्सपेंड कर पा रहे थे। इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। तो सबसे बड़ी बात क्या आ रही थी कि इंडिगो की जो है फर्टाइल लैंड पे या प्रोडक्शन कर सकते हैं और उस पे तो पहले से ही बहुत सारी पॉपुलेशन है। ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। तो खाली जगह जो मिल पा रही थी उनको थोड़ी सी, वहीं पे वो काम कर पा रहे थे। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टीवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। और उनकी जो प्रॉब्लम ये थी कि उनको बड़े बड़े प्लॉट्स चाहिए थे जहां पर वो कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स में जो है इंडिगो की कल्टीवेशन कर पाए। वेयर कुड दे गेट सच लैंड? तो अब उनकी समस्या तो ये थी कि वो ऐसी जमीन उनको कहाँ मिले। तो उन्होंने लीज पे लेने की कोशिश करी आसपास की इंडिगो फैक्ट्रीज के आसपास ही, एंड किसानों को वहां से एविक्ट करना, हटाना स्टार्ट किया। पर इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स हो गई कि आपने वहां के जो फार्मर्स हैं उनको रिमूव करके और अपना काम सेटअप करने में लग गए। दूसरा प्रॉब्लम था नॉर्मल लेबर इजी टू मोबिलाइज। एक प्रॉब्लम तो ये हो गया कि लार्ज प्लॉट्स उनको फैक्ट्रीज के आसपास नहीं मिल रहे। सेकंड थिंग कि वहाँ जो फर्टाइल लैंड होनी चाहिए इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, वो इश्यू है।
थर्ड ये था कि लेबर को आप मोबिलाइज नहीं कर सकते, लेबर जहाँ रहती है वहीं रहना चाहती है, वो आपके हिसाब से नहीं जाना चाहती, तो ये भी इश्यू है। एट लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट, बहुत सारे लेबर चाहिए होती है, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। एंड लेबर वाज नीडेड प्रिसाइजली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली विद देयर राइस कल्टीवेशन, और राइस कल्टीवेशन के टाइम पे भी जो है बहुत सारी लेबर चाहिए होती थी। उसके अलावा निच कल्टीवेशन ऑन लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मेनी प्लाउज एंड ब्लोक्स। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी कि जो निच कल्टीवेशन था उसमें बहुत सारे हल, प्लाउज और ब्लोक्स भी चाहिए थे, हल और बैल चाहिए होते थे, तो वो भी एक उतनी सप्लाई नहीं हो पाती थी जितने चाहिए थे। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लाउज, 1 बीघा खेत जो होता है 3000 स्क्वायर मीटर्स लगभग, उसमें जो है आपको 2 हल चाहिए होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्लांटर विद इन 1 बीघा वुड नीड 2 प्लाउज, इसका मतलब 1 बीघा में एक प्लांटर को 2 प्लाउ चाहिए। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाउज वाज अ बिग प्रॉब्लम, तो उनमें पैसा लगाना प्लाउज में और उनको मेंटेन करना भी बड़ा महंगा पड़ता था। Nor could supplies be easily got from the peasants since their plows and bullocks were busy on their rice fields again exactly at the time that the indigo planters needed them. तो राइस के कल्टीवेशन का टाइम और इंडिगो कल्टीवेशन का टाइम सेम रहता था, तो इनके लिए प्लाउज और बुलॉक्स का व्यवस्था करना भी मुश्किल काम था। तो ये सब निजी जो प्लांटेशन है इंडिगो का, उसके प्रॉब्लम्स ये हमने देखे। टिल द लेट 19th सेंचुरी मींस 1890s 1880s के आसपास का टाइम जो है, प्लांटर्स जो हैं वो अब निच कल्टीवेशन में उन्होंने एरिया बढ़ाने में भी इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम। जो इंडिगो प्रोडक्ट जितनी लैंड में प्रोड्यूस हो रहा था उसका 25% से भी कम जो है वो निच कल्टीवेशन में रह गया था, बाकी सब रैयत सिस्टम में आ गया। अब जो दूसरा सिस्टम था वो था रैयती सिस्टम, इंडिगो कल्टीवेशन का। अब ये क्या है, लैंड ऑफ रैयत। Under the Rayati system, the planters forced the Rayats to sign a contract, an agreement, जिसको सत्ता बोलते थे, सत्ता कि उन्होंने जो है रैयत से ये एग्रीमेंट करते थे। और एग्रीमेंट क्या होता था, एट टाइम दे प्रेसाइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रैयत। और उन्होंने तरीका क्या अपनाया प्लांटर्स ने कि जो विलेज हेडमैन था उसी को फोर्स किया कि भैया आप सबकी तरफ से आप साइन कर दो कि सब लोग जो है ये इंडिगो की प्लांटेशन करेंगे। Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo. तो जो लोग उस पर साइन कर देते थे उनको कैश मिल जाता था बहुत ही लो रेट इंटरेस्ट पे इंडिगो करने के लिए। बट लोन कमिटेड द रैयत टू कल्टीवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। तो प्रॉब्लम ये थी कि जैसे वो एग्रीमेंट साइन करता है उससे लोन ले लेता है प्लांटर से, अब उस रैयत को बाउंड कर दिया गया कि वो कम से कम 25% उसकी जो जमीन है उस पे वो इंडिगो की फार्मिंग करेगा, कल्टीवेशन करेगा। प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड, सीड कौन दे रहा है, प्लांटर। ड्रिल दे रहा है प्लांटर, व्हाइल द कल्टीवेटर्स प्रिपेयर द सॉइल, सो द सीड एंड लुक आफ्टर द क्रॉप। तो ये जो एग्रीमेंट था इसमें क्या हुआ, सीड कौन दे रहा है, प्लांटर दे रहा है, उसको ड्रिल कौन करा रहा है, प्लांटर करा रहा है, लेकिन जो सोइल को तैयार करना, बीज बोना और उनकी देखभाल करना फसल की, वो सारा काम रैयत का था। या कुछ एक और फैक्ट डला हुआ है, वो फैक्ट है बीघा क्या होता है। तो ये बीघा एक मेजरमेंट यूनिट है, लैंड को मेजर करने की यूनिट है बीघा, जिसमें लगभग 3000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया होता है। ब्रिटिश रूल से पहले हमारे यहाँ पर अलग अलग थे। बंगाल में जो था वो 1/3 ऑफ एन एकड़, 1 एकड़ में 3 बीघा होता है, तो ये उसका 1/3 पार्ट कहलाता था। अब इंडिगो की जो कल्टीवेशन होती थी वो कैसे होती थी उसके ऊपर थोड़ा सा आपके चैप्टर में दिया हुआ है, तो वैसे ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में, तो आप समझ लें इस बात को। तो इंडिगो विलेजेस और यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज ओन्ड बाय प्लांटर्स। तो इंडिगो की जो फार्मिंग हो रही थी, प्रोड्यूसर जो थे और इंडिगो के जो प्रोड्यूसर विलेजेस थे वो लगभग जहां फैक्ट्री होती थी उसके आसपास ही सेटअप होते थे। आफ्टर हार्वेस्ट द इंडिगो प्लांट वाज टेकन टू द वर्क्स इन द इंडिगो फैक्ट्री। इंडिगो का जो पौधा है जब उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, कटिंग कर दी गई, तो उसको फिर पौधे को जो है
वत्स में ले जाया जाता था इंडिगो फैक्ट्री में। देयर 3 or 4 वत्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई, और वहां पर 3-4 वत्स होते थे जिनमें वो डाई तैयार की जाती थी। Each वत हैज ए सेपरेट फंक्शन, और सबका अलग अलग फंक्शन होता था वत का। लीव्स स्ट्रिप्ड ऑफ द इंडिगो प्लांट वर फर्स्ट सोक्ड इन वार्म वाटर इन ए वत नोन एज द फर्मेंटिंग और स्टीपर वत। वत पोर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ये काम हो रहा है। तो एक में पहले उनको जो है गर्म पानी में डुबो दिया जाता था और फर्मेंटिंग करके और कई घंटों तक उसको भिगोया जाता था। जब वो फर्मेंट हो जाता था उसके बाद उसको लिक्विड को जो है बॉईल किया जाता और बबलिंग की जाती है उसमें। बाद में जो रोटन लीव्स है वो जो सड़ चुकी हैं उनको बाहर निकाल करके उनमें जो लिक्विड है वो एक दूसरे वत में या निकाल दिया जाता जो उसके पास ही रखा होता था। सेकेंड वत जिसको हम कहते हैं बीटर वत, उसमें सॉल्यूशन को जो कंटिन्यूअसली हिलाया जाता, स्टिर करा जाता, बिटन विद पैडल्स, तो उनको पीट करके उसमें से और रस निकाला जाता, लिक्विड निकाला जाता, और ये लिक्विड धीरे धीरे करके ग्रीन और बाद में ब्लू बन जाता था। लाइम वाटर वाज एडेड, बाद में इसमें लाइम वाटर जो ऐड किया जाता। ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड आउट इन फ्लेक्स, ए मड्डी सेडिमेंट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द वत एंड ए क्लियर लिक्विड रोज टू द सरफेस। तो जब ये प्रोसेस किया जा रहा है तो उसमें एक मड्डी जो है वो तो बॉटम में जम जाता था और एक लिक्विड रोज जो है एक लिक्विड ऊपर आ जाता था सरफेस पे। इस लिक्विड को सेडिमेंट्स में बाहर निकाल दिया जाता था, ड्रेन्ड ऑफ, एंड द सेडिमेंट द इंडिगो पल्प ट्रांसफर टू अनदर वत, उसको बाद में निकाला जाता था जिसे सेटलिंग वत कहते थे, और वहां पर उसको सुखाया जाता था सेल के लिए प्रेस करके। तो ये आप देख सकते हैं वो प्रोसीजर दिया होगा कि किस तरीके का वहां पर ये है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है इंडिगो किस तरीके से कलर डाई तैयार की जाती थी उसका दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन वत के पूछ सकते हैं प्रोसेस से रिलेटेड। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते बट नॉर्मली प्रोसेस माइंड में रहेगा तो वी कैन राइट डाउन एनी टाइप ऑफ आंसर। उसके बाद ये जो क्रॉप थी वो डिलीवर होती थी प्लांटर को जो हार्वेस्ट करवा रहा था, और नया लोन जो है उसको दिप्रेती टू द रूट एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। वो सिस्टम चलता रहता था कि नया लोन मिल रहा है, वो फसल कट गई उसको दे दी गई, फिर नया लोन आएगा, नई क्रॉपिंग होगी, तो ये सिस्टम चलता रहता है। Peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was. अच्छा, स्टार्टिंग में तो जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको लगा कि लोन लेना बड़ा इजी है, बड़ा अच्छा सिस्टम है, बट ग्रेजुअली इस सिस्टम ने उनको ये रियलाइज करवाया कि ये तो बहुत ही हार्ड सिस्टम है। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वाज वेरी लो। उनको ये भी समझ में आ गया कि जो उनको पैसा दिया जा रहा है इंडिगो क्रॉप का वो बहुत कम दिया जा रहा है, और ये जो लोन का साइकिल है वो उनका कभी एंड ही नहीं हो रहा है, और वो लोन या डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, कुछ और प्रॉब्लम्स भी थी कि यूजुअली जो प्लांटर्स थे उनको बेस्ट सॉइल जो अच्छी जमीन होती थी वहां पर उनको ये कल्टीवेशन करने के लिए बाउंड करते थे, जबकि पीजेंट चाहते थे कि हम वहां पर राइस की कल्टीवेशन करें। तो ये भी बड़ा इश्यू या डिबेट इनके डिस्प्यूट रहता था। Indigo moreover had deep roots and it adjusted the soil rapidly। अब दूसरा प्रॉब्लम और था कि सबसे फर्टाइल लैंड यूज हो रही थी, इंडिगो की रूट्स काफी डीप तक जाती थी और वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती थी। तो इंडिगो की जो फार्मिंग होने के बाद, कल्टीवेशन होने के बाद, वो जो लैंड थी वो फिर चावल उगाने लायक राइस की कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं रहती थी। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर, अब ये जो इंडिगो के लेकर के एक रेबेलियन होता है जिसको इन्होंने ब्लू रेबेलियन का नाम दिया है, वो क्या है वो देख लेते हैं। इन मार्च 1859 thousands of ryots in Bengal refused to grow indigo। 1859 के आसपास बहुत सारे जो रैयत थे उन्होंने कहा कि हम इंडिगो की कल्टीवेशन नहीं करेंगे। एज द रेबेलियन स्प्रेड, तो यही रेबेलियन है जिसे हमने ब्लू रेबेलियन का नाम दिया है। रेबेलियन और फैली और स्प्रेड हुई, रैयत्स ने जो है रेंट्स देना भी बंद कर दिया प्लांटर्स को, और इंडिगो की जो फैक्ट्रीज थी जहां पर स्वॉर्ड्स और स्पीयर्स थे, बोज थे, एरोज थे, वहां पर अटैक कर दिया। मतलब इनके साथ तलवारों, भालों, तीर और कमान से उन्होंने हमले कर दिए। वीमेन टर्न्ड अप टू फाइट विद पोट्स, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट। और औरतों ने जो लड़ाई किससे लड़ी, उन्होंने अपने जो भी बर्तन थे, कढ़ाइयाँ थी, किचन के इम्प्लीमेंट्स थे, उनसे लड़ाइयाँ लड़ी।
those who work for the planters were socially boycotted. और यहाँ पर एक और कैंपेन ऐसा चल गया कि जो लोग प्लांटर्स का सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए जो वर्क कर रहे थे, उनको सोशली बॉयकॉट भी किया गया. एंड द गोमास्तास एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स who came to collect rent were beaten up. और जो लोग टैक्स कलेक्ट करने आ रहे थे, गोमास्ता जो थे, प्लांटर्स के जो एजेंट्स थे, उनको भी पीटा गया. Riots swore they would no longer take advances to sow indigo nor be bullied by the planters. Lathiyals, the lathi wielding strong men maintained by the planters. तो ये लाठियाल क्या है? लाठियाल जो है प्लांटर जो थे वो लठैत रखते थे, जो किसानों को डराने के लिए, फार्मर्स को डराने के लिए. तो उन्होंने ये साफ मना कर दिया कि वो न तो उनके लठियाल से परेशान होना चाहते, बुली होना चाहते, और न ही वो क्या करेंगे कि एडवांसेज भी नहीं लेंगे. तो ये जो ऐसा क्यों हुआ कि डिसाइडेड दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट, ऐसी सिचुएशन क्यों आई कि इन रैयत को लगा कि अब हमें चुप रहने की जरूरत नहीं है, हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, रेबेलियन करनी चाहिए. तो ऐसा क्या हुआ, उनको पावर कहाँ से मिली? तो ये सिस्टम जो था वो था तो रियली हमने जितना समझा उस हिसाब से तो बहुत ही ऑपरेसिव सिस्टम है. बट दोज हु आर ऑपरेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन. होते नहीं है, पर ऐसा क्यों हुआ? तो उसकी कहानी है. In 1859, the Indigo Riots felt that they had the support of the local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters. तो 1859 तक उनको ये बात रियलाइज हुई कि जो लोकल जमींदार हैं या विलेज हेडमैन हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं. In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought pitched battles with the lathiyals. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिन हेडमैन थे, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे प्लांटर्स के साथ, उनको ये बात समझ में आ गई. तो उन्होंने क्या करा कि जो रैयत थे उनको इस बात के लिए तैयार किया कि वो उनका अपोज करें, और जो लड़ाई की लठियाल्स के साथ उसके लिए पिच इन लोगों द्वारा तैयार किया गया. दूसरे जगहों पर इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड विलेजेस अर्जिंग द राइट्स टू रेसिस्ट द प्लांटर्स. और कई जगह तो ऐसा भी हुआ दूसरी जगहों पर कि खुद जमींदार और विलेज हेडमैन जो थे उन्होंने लोगों को जा के इंसाइट किया कि आप इन प्लांटर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कीजिए. These zamindars were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them land on long leases. क्योंकि ये जो प्लांटर्स थे इन्होंने बहुत इनकी पावर बढ़ती जा रही थी, और दूसरा इन्होंने उन जमींदारों को भी इस बात के लिए बाउंड कर दिया कि उनको जो जमीन लीज पे दे रहे हो वो लंबे टाइम के लिए दो. तो इससे जमींदार नाराज थे और उन्होंने इसका बैटल ग्राउंड सेट किया. The indigo peasants also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters. इंडिगो पीजेंट्स को एक चीज और भी लगी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो है प्लांटर्स के अगेंस्ट जो है उन्हें सपोर्ट करेगी. आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. क्योंकि उनको भी लग गया 1857 के एक बड़ा रिबेलियन हुआ, और उसके बाद में उनको लगा कि अगर हम अब भी ये चीजें और करेंगे तो ब्रिटिश कंपनी को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लगा कि अब एक और रिबेलियन हो सकती है. When the news spread of Simar Singh revolt in the Indigo districts, Simri districts, of the Lieutenant Governor toured the region in the winter of 1859. तो उन्होंने क्या है कि जब ये खबरें फैलने लगी रिवोल्ट की, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसने जो है 1859 के विंटर्स में टूर किया वहां का. The tour is a sign of government sympathy for their plight. तो जो रैयत से उनको लगा कि शायद ये हमारे साथ सिंपैथी के रूप में या हमें सपोर्ट करने के लिए ही ये टूर किया गया है. When in बरसात बारिश का सीजन, मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन issued a notice stating that riots would not be compelled to accept indigo contracts. Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not to be sown. अब यहाँ पर जो बड़ी बात आई वो ये थी कि एस्ले ईडन जो मजिस्ट्रेट था उसने ये एक नोटिस इश्यू किया कि रैयट्स को जो है अब इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा. और ये बात चारों तरफ फैल गई कि क्वीन विक्टोरिया ने जो है अब इंडिगो की प्लांटेशन को, खेती को मना कर दिया है. ईडन वाज ट्राइंग टू पैलेट इट, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा था
कि ईडन जो 1857 की रिवोल्ट हुई और उसके बाद इंडिगो का कल्टीवेशन के अगेंस्ट जो लोग खड़े हो गए 2 साल बाद ही, तो वो जो एक बहुत बड़ा एंगर नजर आ रहा था, उसको सेटल करना था। तो ईडन का उद्देश्य वहां है, ईडन से जो एक्सप्लोसिव सिचुएशन क्रिएट हो गई थी उसको कंट्रोल करना था, और वो उसने काम किया। आगे जैसे रिबेलियन बढ़ा, इंटेलेक्चुअल जो कैलकाटा थे वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में भाग के गए। उन्होंने जो है मिजरी रैयत की समझ में आई उनको कि कितनी बड़ी तकलीफ है, ये लोग तो बहुत परेशान थे। तो प्लांटर्स की टायरनी जो उनका ऑपरेसिव रूल था, सिस्टम था, उसको समझे। इंडिगो सिस्टम की जो हॉरर्स थे उनको समझ में आया, तो वो सब लोग वहां विजिट करने चले गए। रेबेलियन से वरीड थे, गवर्नमेंट ब्रॉट मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असोल्ट। तो अब दूसरा चीज था कि गवर्नमेंट का ये था कि प्लांटर्स को बचाने के लिए उन्होंने मिलिट्री लेकर आए। एंड इंडिगो कमीशन भी सेटअप किया गया कि इस पूरे इंडिगो प्रोडक्शन का जो सिस्टम है उसको स्टडी करें और जो सजेशन है वो दे। कमीशन ने प्लांटर्स को दोषी माना, सबसे बड़ी बात थी कि ये जो कमीशन था उसने प्लांटर्स को दोषी माना, एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोअर्सिव मेथड्स दे यूज विद इंडिगो कल्टीवेटर। और जो प्लांटर्स थे उनका क्रिटिसाइज भी किया इस कमीशन ने कि उन्होंने जो तरीके अडॉप्ट किए वो अच्छे नहीं थे। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रैयत। तो ये बात भी सेट हो गई कि जो इंडिगो का प्रोडक्शन था वो रैयत के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। कमीशन ने रैयत को कहा कि वो अपनी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उनको फुलफिल करे, और साथ में ये भी कहा कि वो अब आगे से जो है वो एग्रीमेंट्स को या कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करना नहीं करना उनकी मर्जी है, उनको फोर्स नहीं किया जाएगा। आफ्टर द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट के बाद इंडिगो प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे बंगाल में कम हो गया, बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। लेकिन अब कहां शिफ्ट कर दिया इन्होंने, बंगाल छोड़ के बिहार की तरफ चले गए। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th century, their business was severely affected, but yet they managed to expand production. एक और बात हुई कि अब सिंथेटिक डाइज का जो है इन्वेंशन हो चुका था, तो अब इंडिगो के प्रोडक्शन पे इतना ध्यान नहीं था और उसकी डिमांड भी कम हो गई थी, तो इनका जो प्रॉफिट था, बिजनेस था, वो प्लांटर्स का काफी अफेक्ट हुआ। पर फिर भी उन्होंने जो है इस प्रोडक्शन को जारी रखा। और बाद में महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए तो बिहार के चंपारण में उन्होंने 1917 में जो है जो वहाँ के जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, रैयत थे, वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में गांधी जी ने साथ दिया और वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को और प्लांटर्स को झुकना पड़ा था। तो ये बात भी हुई। ये इंडिया का सीन था। अब यहाँ पर एक एल्सवेयर करके एक टॉपिक आया है कि इंडिगो कहीं और भी हो रही थी कि, तो हमने बार बार उसमें बीच में रेफरेंसेज आए थे कि फ्रांस जो था उसने कैरेबियन आइलैंड्स में इंडिगो कल्टीवेशन कराया था। तो अर्ली 18th सेंचुरी में फ्रेंच मिशनरी जो थे जीन बैप्टिस्ट थे लाबार्ड, उन्होंने जो है कैरेबियन आइलैंड्स में विजिट किया और वहाँ काफ़ी कुछ जो उस रीजन के बारे में लिखा अपनी बुक्स में। और ये बात बताती है कि वहाँ पर जो इंडिगो प्रोडक्शन की जो वेरियस स्टेजेस थी, किस तरीके से स्लेव प्लांटेशंस में वहाँ पर काम करते थे, वो सारा उन्होंने बताया है। इसके अलावा यू कैन सी द स्लेव वर्कर्स पुटिंग द इंडिगो प्लांट इनटू द सेटलर वेयर ऑन द लेफ्ट, और यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि वो किस तरीके से वो रख रहे हैं। दूसरा वर्कर जो है उसको किस तरीके से लिक्विड में चर्न करता है मैकेनिकल चर्नर के हेल्प से, सेकंड वाले में, और ये सारा प्रोसीजर दिखाया गया, पल्प वगैरह किस तरीके से निकलता है। तो एट द सेम टाइम कैरेबियन आइलैंड्स में भी इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था। तो ये था ब्लू रिवोल्यूशन जो इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड था, और किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया के गांवों में अपना जो है टेरिटरी को एक्सपेंड किया, किस तरीके से यहाँ के रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज किए। तो चैप्टर समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।